You are watching Yandeep channel, enlightening minds, illuminating futures. ज्ञानदीप चैनल देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी नमस्कार। स्वागत है आपका। आज की हमारी वीडियो का विषय कक्षा 7 का अध्याय एक कविता वर्षा बहार। वीडियो में आप कविता पाठ, इसकी व्याख्या और इस पर आधारित प्रश्न उत्तर देखेंगे। यह कविता वर्षा ऋतु को सौंदर्य और उसके आगमन को, प्रकृति में और जीवों में आने वाले परिवर्तनों को मनमोहक रूप में प्रस्तुत करती है। यह कविता वर्षा ऋतु को जीवनदायिनी और आनंदमयी मौसम के रूप में प्रस्तुत करती है, जो प्रकृति में नवजीवन और उल्लास भर देती है। सबसे पहले कविता वर्षा बहार का सरलार्थ देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नव में छटा अनूठी गनगौर छा रही है। कविता की शुरुआत में बताया गया है कि वर्षा ऋतु सबके मन को भाती है, लुभाती है। आकाश में गनगौर घटाएं छाई हुई हैं, जिनकी छटा अनोखी और मनमोहक है। यह दृश्य प्रकृति की भव्यता को दर्शाता है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी बहे हैं। आगे कवि वर्षा के दौरान होने वाली घटनाओं का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि चारों ओर बादल छाने से बिजली चमक रही है, बादल गनगौर गर्जना कर रहे हैं और आकाश से पानी बरस रहा है। इस वर्षा के कारण झरने भी बहने लगे हैं, जो प्रकृति में जल के संचार और उसकी जीवंतता को दिखाते हैं। कविता की अगली लाइनें हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनी अब। वर्षा के साथ चलने वाली ठंडी हवा का भी उल्लेख है, जो पेड़ों की डालियों को हिला रही है। यह दृश्य मन को शांति और ताजगी देता है। बागों में मालिनें सुंदर गीत गा रही हैं, जो दर्शाता है कि वर्षा ऋतु में लोग भी प्रसन्न होते हैं और चारों ओर उत्सव का माहौल होता है। तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, फिरते लखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते। वर्षा का प्रभाव केवल मनुष्यों पर नहीं बल्कि जलीय जीवों पर भी पड़ता है। तालों में रहने वाले जीव जंतु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। पपीहे भी खुशी से इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि वर्षा ने गर्मी के ताप को कम कर दिया है, जिससे सभी को राहत मिली है। करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। वर्षा ऋतु में मोर वन में नृत्य कर रहे हैं, जो इस मौसम की एक विशिष्ट पहचान है। मेंढक भी प्यारे प्यारे गीत गाकर सबको लुभा रहे हैं। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। गुलाब खिलकर अपनी सुगंध चारों ओर बिखेर रहा है, जिससे बागों में खुशबू, सुख, शांति और आनंद का वातावरण छा गया है। यह दर्शाता है कि वर्षा ऋतु सभी प्रकार के जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए खुशहाली लाती है। चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कुतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। हंस सुंदर सुंदर कतारें बनाकर कहीं जा रहे हैं, जो प्रकृति की सुंदरता को दिखाता है। किसान भी वर्षा के आने से खुश हैं, वह भी मनमोहक गीत गा रहे हैं, क्योंकि वर्षा उनके खेतों के लिए अति महत्वपूर्ण होती है और अच्छी फसल की उम्मीद जगाती है। यह बताता है कि वर्षा का सीधा संबंध कृषि और किसानों की आजीविका से है। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर।
कविता का समापन कवि यह कहकर करते हैं कि धरती पर वर्षा बहार बहुत अनोखी है, सारे जगत की शोभा इसी पर निर्भर करती है। इसका अर्थ है कि वर्षा ऋतु केवल प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं बढ़ाती, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि के जीवन और उसकी सुंदरता का भी आधार है। इस कविता का भावार्थ यह है, यह कविता वर्षा ऋतु की सुंदरता, इसके प्राकृतिक और मानवीय प्रभाव और जीवन में इसके महत्व को उत्साहपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करती है। यह कविता प्रकृति के प्रति कवि के प्रेम और उसकी जीवनदायिनी शक्ति के प्रति आभार को भी व्यक्त करती है। कविता पाठक को प्रकृति के साथ एकाकार होने और इसके सौंदर्य को महसूस करने के लिए प्रेरित करती है। कविता की भाषा सरल, भावनात्मक, मनमोहक है, जो पाठक को वर्षा के वास्तविक आनंद का अनुभव करवाती है। यह कविता लिखी हुई है कवि मुकुटधर पांडे की। आइए इनके जीवन के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। मुकुटधर पांडे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे, जिन्हें छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 30 सितंबर 1895 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के बालपुर गांव में हुआ था। उनकी पहली कविता 1909 में स्वदेश बांधव पत्रिका में प्रकाशित हुई। 1916 में उनका पहला कविता संग्रह पूजा के फूल प्रकाशित हुआ। उन्होंने छायावाद और अन्य निबंध, स्मृति पुंज, विश्वबोध, मेघदूत जैसी कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। हिंदी गद्य और पद्य दोनों में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। भारत सरकार ने उन्हें 1976 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डी लिट की उपाधि प्रदान की। उनका निधन 6 नवंबर 1989 को हुआ। मुकुटधर पांडे ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी और छायावाद को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता वर्षा बहार, इस पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। मेरी समझ से प्रश्न उत्तर का पहला खंड, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, साथ में उनके विकल्प भी हैं। बच्चों, तो आपने जो सटीक विकल्प है उसका चुनाव करना है और साथ में यह भी बताना है कि आपने यह ही उत्तर क्यों चुना। इस कविता में वर्षा ऋतु का कौन सा भाव मुख्य रूप से उभर कर आता है? दुख और निराशा, आनंद और प्रसन्नता, भय और चिंता, क्रोध और विरोध। तो बहुत आसान चुनाव है दूसरा, आनंद और प्रसन्नता। यह उत्तर क्यों चुना? कविता में वर्षा ऋतु को एक सुंदर और हर्षोल्लास से भरी प्राकृतिक घटना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रकृति की सुंदरता, जीव जंतुओं की प्रसन्नता और वर्षा से मिलने वाली ताजगी का भी वर्णन किया गया है, जिससे आनंद और प्रसन्नता का भाव उभर कर आता है। अगला प्रश्न है, नभ में छटा अनूठी और गनगौर छा रही है। पंक्तियों का उपयोग वर्षा ऋतु के किस दृश्य को व्यक्त करने के लिए किया गया है? बादलों के गिरने का दृश्य, बिजली के गिरने का दृश्य, ठंडी हवा के बहने का दृश्य, आमोद छा जाने का दृश्य। तो इसका सटीक उत्तर है बादलों के गिरने का दृश्य। यह उत्तर क्यों चुना? इन पंक्तियों में आसमान में बादलों के गिरने और वर्षा पूर्व दृश्य का वर्णन किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कवि बादलों के उमड़ने और वर्षा के आगमन का चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, कविता में वर्षा ऋतु को अनोखी बहार क्यों कहा गया है? कवि वर्षा को विशेष ऋतु मानता है। वर्षा में सभी जीव जंतु सक्रिय हो जाते हैं। वर्षा सबके लिए सुख और संतोष लाती है। वर्षा एक अद्भुत अनोखी प्राकृतिक घटना है। तो इसका सटीक उत्तर है वर्षा एक अद्भुत अनोखी प्राकृतिक घटना है। यह उत्तर क्यों चुना? वर्षा ऋतु का महत्व इसमें व्यक्त किया गया इस पंक्ति में कि यह सबके लिए आनंद लेकर आती है। इससे प्रकृति हरी भरी हो जाती है, जीव जंतु प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को सुख प्राप्त होता है।
यह अपने आप में एक अनोखी प्राकृतिक घटना है जो जीवन के लिए आवश्यक है। तो अनोखी बहार का सीधा संबंध अद्भुत अनोखी घटना से है। वैसे तो ऊपर वाले तीनों ही उत्तर ठीक हैं, पर जो मुख्य बात है इस पंक्ति की, वह जो विकल्प है, वह चौथा विकल्प, वह इसको पूरा करता है। सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? प्रकृति में सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। वर्षा पृथ्वी पर हरियाली और जीवन का मुख्य स्रोत है। बादलों की सुंदरता से ही पृथ्वी की शोभा बढ़ती है और हमें वर्षा ऋतु से जगत की भलाई की प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इसका सटीक उत्तर है वर्षा पृथ्वी पर हरियाली और जीवन का मुख्य स्रोत है। यह उत्तर क्यों चुना? इस पंक्ति में वर्षा के महत्व को उजागर किया गया है। वर्षा के बिना पृथ्वी की शोभा समाप्त हो सकती है, क्योंकि इससे ही जीवन, हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता बनी रहती है। पंक्तियों पर चर्चा अगला सेगमेंट है। कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन पर विचार करना है और इनका अर्थ अगर समझ में आ गया तो अपने समूह में भी साझा करना है और इसका अर्थ आपने नोटबुक में भी लिखना है। फिरते लखो पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते, करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे। यह पंक्तियां वर्षा के आगमन पर प्रकृति और जीवों में आए सकारात्मक परिवर्तन को उजागर करती हैं। गर्मी के ताप से परेशान पपीहे को वर्षा से राहत मिलती है, जो जीवन के लिए पानी के महत्व को दर्शाता है। मोर का नृत्य प्रकृति की सुंदरता और जीवंतता का प्रतीक है, जो वर्षा ऋतु में अपने चरम पर होती है। यह दृश्य मन को शांति और खुशी देता है और बताता है कि कैसे एक ऋतु का बदलाव पूरे वातावरण को आनंदमय बना देता है। यह इस बात पर भी जोर देता है कि प्रकृति के प्रत्येक जीव का अपना एक विशेष संबंध ऋतुओं से होता है। अगली पंक्तियां हैं। चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मनहर। इन पंक्तियों का अर्थ है कि वर्षा ऋतु में हंस सुंदर कतार यानी पंक्तियां बनाकर कहीं उड़ते दिखाई देते हैं। दूसरी ओर किसान भी मन को हरने वाले यानी मनोहर गीत गाते हैं। वर्षा किसानों के लिए जीवनदायिनी होती है, क्योंकि यह अच्छी फसल का आधार बनती है। जब किसान वर्षा से प्रसन्न होते हैं तो वे गीत गाकर अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। यह पंक्तियां यह भी बताती हैं कि वर्षा का प्रभाव न केवल प्रकृति पर बल्कि मानवीय जीवन, विशेषकर कृषि प्रधान समाज पर कितना गहरा होता है। मिलकर करें मिलान। स्तंभ 1 में जो है कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं और स्तंभ 2 में उनके अर्थ दिए गए हैं। तो पंक्तियों का उनके अर्थ के साथ मिलान करना है। पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। तो इसका मिलान होगा दूसरी पंक्ति से, वर्षा हो रही है, झरने बह रहे हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती डालियां सब। तो इसका मिलान होगा छठी पंक्ति से, ठंडी हवाओं के कारण पेड़ों की सभी शाखाएं हिल रही हैं। तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते। तो इसका मिलान होगा पहली पंक्ति से, वर्षा ऋतु में तालाबों के जीव जंतु अति प्रसन्न हैं। फिरते लखो पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते। तो इसका मिलान होगा तीसरी पंक्ति से, वर्षा आने पर लाखों पपीहे गर्मी से राहत पाते हैं। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। इसका मिलान होगा पांचवी पंक्ति से, वर्षा में खिले हुए फूल जैसे कि गुलाब प्रकृति में सुगंध और ताजगी फैला रहे हैं। चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर। तो इसका मिलान होगा चौथी पंक्ति से, हंसों की कतारें प्रकृति की सुंदरता और अनुशासन को दर्शाती हैं। सोच विचार के लिए प्रश्न दिया गया, कविता में कौन कौन गीत गा रहे हैं और क्यों? तो इसका उत्तर है, कविता वर्षा बहार में बागों में मालिनी गीत गा रही हैं, मोर वन में नृत्य करते हुए गीत गा रहे हैं, मेंढक भी प्यारे प्यारे गीत गा रहे हैं और
हंस कतार बांधकर गीत गा रहे हैं। किसान वर्षा के कारण हर्षित होकर गीत गाते हैं, क्योंकि वर्षा उनकी फसल के लिए अमृत के समान है। ये सभी वर्षा ऋतु के आगमन से प्रसन्न होकर अपने अपने ढंग से खुशी का इजहार कर रहे हैं। प्रश्न, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते। तो दी गई दोनों पंक्तियों में वर्षा के दो अलग अलग दृश्य दर्शाए गए हैं। इन दोनों में क्या कोई अंतर है, क्या कोई संबंध है? विचार लिखें। तो पहली पंक्ति वर्षा के पहले का दृश्य दिखाती है, जहां आसमान में बिजली चमकती है, बादल गर्जन करते हैं। यह वर्षा के आगमन की पूर्व सूचना देता है। दूसरी पंक्ति वर्षा के बाद का दृश्य प्रस्तुत करती है, जहां तालाबों में जलचर यानी जल में रहने वाले जीव जंतु प्रसन्नता से विचरण करते हैं। दोनों में संबंध क्या है? दोनों पंक्तियां मिलकर वर्षा के संपूर्ण प्रभाव को दर्शाती हैं। पहले उसका सक्रिय रूप, फिर उसका सकारात्मक परिणाम। कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है? तो इसका उत्तर है, कविता का मुख्य संदेश यह है कि वर्षा ऋतु के आगमन से संपूर्ण प्रकृति में हर्ष और उल्लास छा जाता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, किसान, बाग बगीचे सभी में नई ऊर्जा और प्रसन्नता आ जाती है। वर्षा केवल जल नहीं लाती, बल्कि जीवन, सुंदरता और आनंद भी लाती है। अगला प्रश्न, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। इस पंक्ति को पढ़कर एक खिलते हुए गुलाब का सुंदर चित्र मस्तक में बन जाता है। इस पंक्ति का उद्देश्य केवल गुलाब की सुंदरता को बताना है या इसका कोई अन्य अर्थ भी हो सकता है? तो इसका उत्तर है, इस पंक्ति का प्रत्यक्ष अर्थ गुलाब के खिलने और उसकी सुगंध के फैलने से है, जो वातावरण को सुगंधित और मनोहारी बना देता है। पर इसका गूढ़ अर्थ यह भी है कि वर्षा ऋतु में प्रकृति में नयापन, ताजगी, आनंद फैल जाता है। जैसे गुलाब की खुशबू चारों ओर फैल जाती है। यह जीवन में प्रसन्नता और सकारात्मकता के प्रसार का भी प्रतीक है। कविता में उन पंक्तियों को चुनकर लिखें जिनमें सकारात्मक गतिविधियों का उल्लेख है, जैसे गीत गाना, नृत्य करना, सुगंध फैलाना। इन गतिविधियों के आधार पर बताएं कि इस कविता का शीर्षक वर्षा बहार क्यों रखा गया है। सकारात्मक गतिविधियों वाली पंक्तियां हैं, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनी अब। दूसरी, करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे। अगली पंक्ति, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। अगली पंक्ति, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है और गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। इन सभी पंक्तियों में गीत गाना, नृत्य करना, सुगंध फैलाना जैसी गतिविधियां उल्लास, प्रसन्नता और जीवन के उत्सव का प्रतीक हैं। वर्षा ऋतु में प्रकृति और जीवों में जो उमंग, खुशी और रचनात्मकता आती है, उसी को वर्षा बहार कहा गया है, क्योंकि यह ऋतु संपूर्ण जगत में बहार यानी कि खुशहाली और सुंदरता लेकर आती है। अनुमान और कल्पना से अगला जो खंड है प्रश्न उत्तर का, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। कविता में कहा गया है कि वर्षा पर सारे संसार की सुंदरता निर्भर है। वर्षा के अभाव में मानव जीवन और पशु पक्षियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो बच्चों अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाओ और इसका उत्तर लिखो। एक उत्तर इस प्रकार भी हो सकता है, वर्षा के अभाव में जो प्रभाव पड़ सकते हैं, खेत सूख जाएंगे, फसलें बर्बाद हो जाएंगी, जल स्रोत कम हो जाएंगे, पीने के पानी की कमी हो जाएगी, पशु पक्षी भोजन व पानी की तलाश में भटकेंगे, पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे और पर्यावरण प्रभावित हो जाएगा। कुल मिलाकर पृथ्वी पर जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। बिजली चमकना और बादल का गरजना प्राकृतिक घटनाएं हैं। इन घटनाओं का लोगों के जीवन पर क्या क्या प्रभाव हो सकता है? तो इसका उत्तर है, बिजली चमकना और बादल के गरजने से जो प्रभाव हैं, जो सकारात्मक प्रभाव हैं, वर्षा का संकेत मिलता है, हवा ठंडी होती है, मौसम बदल जाता है, गर्मी भी कम हो जाती है। जो नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, बिजली गिरने से नुकसान हो सकता है,
और अचानक तेज बारिश से बाढ़ तक आ सकती है। अनुमान और कल्पना से ही अगला उत्तर देना है। करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे। इस पंक्ति को पढ़ते हुए वर्षा के आने पर पक्षियों और जीवों की खुशी का वर्णन है। वे अपनी प्रसन्नता कैसे व्यक्त करते होंगे। तो वर्षा के आते ही प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। पक्षी और जीव अपनी अपनी भाषा में खुशी का इजहार करते हैं। मोर अपने खूबसूरत पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। मेंढक भी अपनी आवाज में समूह में गीत गाते हैं, जिससे वातावरण में संगीत जैसा एहसास होता है। गौरैया, बुलबुल, कोयल ये पक्षी भी पेड़ों की डालियों पर बैठकर चहचहाते हैं और इधर उधर फुदकते हैं। गाय, बकरी, हिरन जैसे पशु खुले मैदान में दौड़ते भागते हैं, ताजगी का आनंद लेते हैं। जंगल के अन्य जीव भी मिट्टी की खुशबू, हरियाली और ठंडक का आनंद लेते हैं। इस प्रकार वर्षा का मौसम सभी जीवों के लिए उल्लास, उमंग और नई शुरुआत का प्रतीक बन जाता है। शब्द से जुड़े शब्द। तो यहाँ पर वर्षा से जुड़ा हुआ एक शब्द दिया गया है, उत्साह। तो आपने भी वर्षा से जुड़े हुए कुछ शब्द समूह में चर्चा करके रिक्त स्थानों पर लिखने हैं। कुछ हमको लिख के दे रहे हैं, आप और भी ढूंढ सकते हैं। जैसे कि वर्षा का संबंध हरियाली से, बादल, बिजली, गर्ज, बाढ़ और इंद्रधनुष। इस प्रकार के और शब्द आप ढूंढें और लिखें। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। इस पंक्ति में जो रेखांकित शब्द हैं यानी वर्षा बहार, इन पर ध्यान दें। वर्षा एक ऋतु का नाम है, बहार बसंत का दूसरा नाम है। यहाँ वर्षा और बहार को एक साथ दिया गया है, जिससे वर्षा ऋतु की सुंदरता को स्पष्ट किया जा सके। इस कविता में ऐसी अन्य विशेषताएं छिपी हैं। इस कविता की कुछ और विशेषताओं की सूची बनाइए। तो कविता वर्षा बहार की विशेषताएं हैं। इसमें प्रकृति का सुंदर चित्रण है। कविता में वर्षा ऋतु के सौंदर्य, हरियाली, फूलों, तालाबों और जीव जंतुओं का सुंदर वर्णन किया गया है। मानवीकरण, चीजों को मानवीय भावनाएं दी गई हैं। जैसे मालिनी गीत गा रही हैं, गुलाब सौरभ उड़ा रहा है। छंद और लय, कविता में लयबद्धता है, जिससे पढ़ने में संगीत जैसा आनंद आता है। यह कविता अपनी सादगी, लय, प्रतीकात्मकता और प्रकृति के प्रति प्रेम के कारण विशिष्ट है। इसकी विशेषताएं न केवल काव्यात्मक सौंदर्य को उजागर करती हैं, बल्कि प्रकृति और मानव जीवन के बीच गहरे संबंध को भी रेखांकित करती हैं। विशेषण, अगला सेगमेंट है प्रश्न उत्तर का। बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनी अब। इस पंक्ति में सुंदर शब्द गीत की विशेषता बता रहा है। इस प्रकार यह विशेषण है। गीत एक संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता बताई गई है, यह विशेष्य है। तो दी गई पंक्तियों में विशेषण और विशेष्य शब्दों की पहचान करके लिखें। नव में छटा अनूठी गनगोर छा रही है। तो यहाँ पर जैसे अनूठी जो विशेषण है और छटा विशेष्य है। इसी प्रकार अगली पंक्ति, चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर। तो जहाँ सुंदर जो है विशेषण है और यह कतार की विशेषता बता रहा है, इसीलिए यह विशेष्य है। मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। तो यहाँ पर गीत की विशेषता बताई गई है। तो गीत यहाँ पर विशेष्य है। इसकी दो विशेषताएं हैं, एक तो प्यारे, एक सु यानी कि अच्छे। चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब। तो यहाँ पर जो ठंडी विशेषण है और हवा की यह विशेषता बता रहा है, तो हवा विशेष्य है। नीचे दिए गए विशेषणों के लिए अपने मन से कुछ और विशेषण छांट कर लिखिए। जैसे वर्षा के लिए तो यह हो सकते हैं जीवनदायिनी वर्षा, शीतल वर्षा, तेज वर्षा, मूसलाधार वर्षा। पानी के लिए स्वच्छ पानी, गंदा पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी, मीठा पानी, कड़वा पानी, खारा पानी। बादल, काले बादल, घने बादल, गरजते बादल और छोटे बादल। इसके अलावा डाली की विशेषताएं हो सकती हैं सूखी डालियां, लंबी डालियां, छोटी डालियां, झूमती डालियां, हरी डालियां। गुलाब, लाल गुलाब, सुंदर गुलाब, खिलता गुलाब, खुशबूदार गुलाब, ताज़ा गुलाब।
मुरझाया गुलाब। तो यह गुलाब की विशेषताएं हो सकती हैं। इस प्रकार के विशेषण आप भी बना सकते हैं। ऋतु और शब्द। फिरते लखो पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते। ताप शब्द ग्रीष्म ऋतु से जुड़ा है। भारत में मुख्य रूप से 6 ऋतुएं क्रम में आती जाती हैं। लोग इन ऋतुओं में कुछ विशेष शब्दों का उपयोग करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़कर कौन सी ऋतु का स्मरण होता है, इन शब्दों को तालिका में उपयुक्त स्थान पर लिखें। तो यह बच्चों तालिका है। तो जैसे वसंत ऋतु के लिए शब्द आया है, इनमें बहार। ग्रीष्म ऋतु के लिए कई शब्द आए हैं, जैसे धूप, लू, ताप, उमस, तपन, जेठ और आंधी। वर्षा ऋतु के लिए वृष्टि, झड़ी, हरियाली, सावन, रिमझिम, बादल फटना। हेमंत ऋतु शीतलता और ठंडक जैसे शब्द इस तालिका में आए हैं। शिशिर ऋतु यानी बिल्कुल ठंडी ऋतु है, जनवरी फरवरी के महीने में, उसके लिए शब्द हैं हिमपात, पाला, जाड़ा, ठिठुरन, धुंध, कोहरा, ओस और कड़ाके की ठंड। आपकी बात प्रश्न उत्तर का अगला सेगमेंट। वर्षा के समय आपके क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आते हैं? तो इसका उत्तर हो सकता है वर्षा के आगमन से चारों ओर हरियाली बढ़ जाती है, पेड़ पौधे धुलकर चमकने लगते हैं, नदियां और तालाब पानी से भर जाते हैं, ठंडी हवा चलती है जिससे वातावरण सुहावना हो जाता है। कभी कभी सड़कों पर पानी भी भर जाता है जिससे आवाजाही प्रभावित होती है। बारिश के चलते स्कूल आने जाने के समय के अनुभव बताइए, किसी रोचक घटना को भी साझा कीजिए। तो बारिश में आपके साथ कोई इस तरह की कोई अनोखी घटना हुई हो, उसका वर्णन करना है। तो प्यारे बच्चों, अक्सर स्कूल जाने का समय मज़ेदार भी हो सकता है और चुनौतीपूर्ण भी। वर्षा के मौसम में छाते या रेनकोट में लिपटे छात्र पानी से बचते हुए स्कूल पहुंचने की कोशिश करते हैं। रास्ते में कभी कभी कचरे में भरे पानी के छींटे उड़ जाते हैं, तो कभी अचानक आई तेज बारिश से पूरी तरह हम भीग भी सकते हैं। रोचक घटनाओं में कीचड़ में फिसलना, दोस्तों के साथ पानी में खेलना शामिल हो सकता है। आपकी बात का अगला प्रश्न। वर्षा ऋतु में आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है और क्या क्या आप नहीं कर पाते हैं? तो अपने अनुभव साझा करने हैं। वर्षा में अक्सर गर्म चाय और पकौड़े का आनंद लेना सबसे मज़ेदार होता है। वर्षा में बाहर टहलना, पेड़ों की ताजगी देखना और धूप निकलने के बाद इंद्रधनुष निहारना भी अच्छा लगता है। लेकिन ज़्यादा बारिश होने पर बाहर घूमना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कई योजनाएं रद्द करनी पड़ती हैं और लगातार भीगने से ठंड भी लगती है, यानी कि हम बीमार भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न। बारिश के मौसम में आपके आस पड़ोस के पशु पक्षी अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं? उन्हें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? तो पशु पक्षी सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं। गौरैया छतों के नीचे या पेड़ों की डालियों में छुप जाती हैं। कुत्ते गाड़ियों या दुकानों के नीचे शरण लेते हैं। मेंढक और अन्य जलचर बारिश में खिल उठते हैं, बाहर निकल आते हैं, जबकि छोटे जीवों को पानी भर जाने से दिक्कत होती है। आपके समूह के साथ मिलकर वर्षा पर आधारित एक कविता की रचना करें। उसमें अपने घर, आस पड़ोस से जुड़ी हुई कुछ बातें भी सम्मिलित करें। तो प्यारे बच्चों, आपने कल्पना करके कुछ कविता की तुकबंदी करनी है। इस प्रकार से। बादल गरजे, बूंदे आई, धरती ने फिर चादर पहनी, खिड़की से देखूं मैं हर्षित, हरियाली की सजी नगरी। छत पर रखे घड़े को छूकर बूंदे बजा रही हैं गाना, बचपन की खुशबू है फैली, सपनों जैसा लगता सारा। सड़कें चुपचाप भीगी भीगी, गाड़ियों की आवाजें मंद, बच्चों ने कागज की नावें तैर आई हैं पानी में आनंद। मोर नाचते बाग के अंदर, मेंढक गाते सुर में मधुर, नदी किनारे बैठे हंस करते हैं वर्षा का शुक्र। वर्षा ऋतु का स्नेह अनोखा, सबके चेहरे मुस्काए हैं, मिट्टी में भी एक खुशबू जो दिल को खूब भाए है। तो इस प्रकार अपने आसपास के वातावरण से शब्द लेकर एक कविता आपने बनानी है। वर्षा के उन दृश्यों की सूची बनाइए जिनका उल्लेख वर्षा बहार कविता में नहीं किया गया, जैसे आकाश में इंद्रधनुष। तो वर्षा के अनदेखे दृश्य जो वर्षा बहार कविता में नहीं है, वह इंद्रधनुष,
आकाशीय बिजली का गिरना, पत्तों पर पानी की बूंदें, जल भराव और सड़कों पर पानी, तालाब में तैरते पक्षी, बतखें और अन्य जल पक्षी, कीड़े मकोड़ों का बढ़ना, छतों से पानी टपकना, बादलों की अलग अलग आकृतियां। इस तरह से कई दृश्य जो है वर्षा बहार कविता में नहीं हैं। वर्षा के समय आकाश में बिजली पहले दिखाई देती है या बिजली कड़कने की ध्वनि पहले सुनाई देती है या दोनों साथ साथ दिखाई सुनाई देती हैं? ऐसा क्यों होता है, पता कीजिए। तो प्यारे बच्चों, बिजली पहले दिखाई देती है और फिर हमें उसकी गर्जना यानी ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है कि प्रकाश की गति स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, जबकि ध्वनि की गति उससे कम यानी 343 मीटर प्रति सेकंड है। तो इस प्रकार प्रकाश की गति बहुत तेज होती है, इसीलिए हम पहले बिजली की चमक देखते हैं और उसके बाद कुछ सेकंड बाद हमें बादलों की गर्जना सुनने को मिलती है। आपने वर्षा से पहले और वर्षा के बाद किसी पेड़ या पौधे को ध्यान से जरूर देखा होगा। आपको कौन कौन से अंतर दिखाई दिए? तो वर्षा से पहले पत्तियां धूल से ढकी कुछ मुरझाई होती हैं। वर्षा के बाद पत्ते साफ हो जाते हैं, हरे भरे दिखाई देते हैं, उनमें एक चमक आ जाती है। मिट्टी में नमी आ जाती है जिससे पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं और इस प्रकार चारों ओर हरियाली हो जाती है। चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर। कविता में हंसों के कतार में अर्थात पंक्तिबद्ध रूप में चलने का वर्णन है। आपने किन किन को कब कब पंक्तिबद्ध चलते हुए देखा है? तो इस तरह के बहुत से दृश्य आपने आम जीवन में भी और टीवी या वीडियो में भी देखे होंगे, उनका जिक्र आपने करना है। जैसे चींटियां खाद्य पदार्थ के लिए कतार में चलती हैं, गाड़ियां सड़क पर ट्रैफिक के दौरान एक लाइन में आगे बढ़ती हैं, बच्चे विद्यालय में प्रार्थना सभा या मैदान में जाते समय जो है इस तरह पंक्तिबद्ध चलते हैं। सेना के जवान परेड के दौरान या मार्च करते हुए बहुत ही अनुशासित तरीके से लाइनों में चलते हैं। पक्षी हंसों के अलावा सारस और बत्तख जैसे जो पक्षी हैं वो भी पंक्तिबद्ध चलते हुए देखे जा सकते हैं। बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। आमोद और मोद दोनों शब्दों का अर्थ होता है आनंद, हर्ष, खुशी या प्रसन्नता। कविता वर्षा ऋतु में आमोद के दृश्यों का वर्णन किया गया है। कविता में इन दृश्यों को हम नीचे दिए गए उदाहरण की तरह अनुच्छेद में भी लिख सकते हैं। जैसे हवा की ठंडक थी, बारिश की रिमझिम बूंदें गिर रही थी, मोर नृत्य कर रहे थे और मेंढक बागों में गुलाब की खुशबू और आम के पेड़ों पर नए फल देखकर पक्षी और लोग सभी प्रसन्न हो गए थे। किसान अपने खेतों में काम करते हुए इस प्राकृतिक आनंद के भागीदार बन रहे थे। अब नीचे दिए गए आमोद शब्द से जुड़े विभिन्न दृश्यों का एक एक अनुच्छेद में वर्णन कीजिए। बारिश के बाद उपवन की सैर, परिवार के किसी प्रिय सदस्य या मित्र से वर्षों बाद मिलना, सर्दियों का पहला हिमपात, कोई उत्सव, मित्रों संग खेलना, किसी प्रिय पुस्तक को पढ़ना, किसी कार्य को पूरा करना या सफल प्रदर्शन करना, समुद्र के किनारे शांत सवेरा या कोई शाम। तो इस टॉपिक पर आप आमोद से जुड़े हुए दृश्यों पर अनुच्छेद लिखना है। तो कीजिए कल्पना बच्चों, सृजन का यह प्रश्न उत्तर है, तो दीजिए इसका उत्तर। यहाँ पर हम एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। आप उत्तरों को इस प्रकार से लिख सकते हैं। बारिश के बाद उपवन में सैर, इस पर लिख सकते हैं कि बारिश की बूंदों से धुलकर उपवन हरा भरा हो चुका था। पत्तों पर मोतियों जैसी पानी की बूंदें झिलमिला रही थी। ठंडी हवा के झोंके मन को सुकून दे रहे थे। फूलों से आती सौंधी खुशबू ने वातावरण को और आनंदमय बना दिया था। हर कदम पर प्रकृति जैसे मुस्कुरा रही थी। परिवार के किसी सदस्य से मिलन पर लिखना हो या मित्र से मिलन पर लिखना हो। लंबे समय बाद जब मुलाकात हुई तो आंखों में खुशी के आंसू थे। पुरानी यादें जैसे फिर से ताजा हो गई। हठी ठिठोली में समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। एक गर्मजोशी भरा आलिंगन सब भावनाओं को व्यक्त कर गया। सर्दियों के
पहले हिमपात पर लिखना हो। धीरे धीरे सफेद बर्फ की चादर धरती पर फैलने लगी। पेड़ पौधों पर बर्फ जमने से हर दृश्य स्वर्ग सा लगने लगा। बच्चे उछलते कूदते बर्फ के गोले बनाकर खेलते रहे। हवा में हल्की ठंडक थी पर चारों ओर उल्लास का माहौल था। कोई उत्सव पर लिखना हो। रंग बिरंगी रोशनी से सजी गलियां, खुशियों से भरे चेहरे और पारंपरिक संगीत का मधुर स्वर माहौल को जीवंत बना रहा था। लोग हर्षोल्लास से नाच गा रहे थे। उत्सव में सभी को एक साथ जोड़ दिया था। मित्रों संग खेलना, हंसी मजाक, दौड़ भाग और छोटे मोटे विवादों के बीच खेल का मजा ही अलग था। हर जीत और हार के बाद उत्साह बढ़ता गया। खेल खत्म होने के बाद भी ठहाकों की गूंज बनी रही। तो इस प्रकार से आप अनुच्छेद लिख सकते हैं और इन अनुच्छेद में और शब्द जोड़कर इसको बड़ा भी कर सकते हैं। आज की पहेली। वर्षा से जुड़ी कविता पढ़ी आपने। अब भारत की विभिन्न ऋतुओं से जुड़ी कुछ पहेलियां हैं, इन्हें बूझें। जैसे कि जाने कैसा मौसम आया, सूरज ने सबको झुलसाया, आम पके तो रस डल के, समय कौन सा ये जल के। तो साथ में हिंट भी दिया गया तस्वीर बनाकर। तो इसका उत्तर है ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु। पानी बरसे बादल गरजे, धरती का हर कोना हर्षे, नदियां नाले भरे हर ओर, बूझो किसका है ये जोर। तो यह होती है बच्चों वर्षा ऋतु। हवा में ठंडक बढ़ती जाए, धूप सुहानी सबको भाए, नई फसल खेतों में लाए, बूझो कौन सा मौसम आए। तो यह होती है शरद ऋतु। फूल खिले हर पक्षी गाए, चारों ओर हरियाली छाए, बागों में खुशबू छा जाए, बूझो ऋतु जे क्या कहलाए। तो यह होती है बसंत यानी कि बहार की रुत। बर्फ गिरे सर्दी बढ़ जाए, ऊनी कपड़े सबको भाए, धुंध की चादर लाए रात, बूझो किस ऋतु की बात। तो यह है शिशिर यानी कि सर्दी की ऋतु। पत्ता पत्ता गिरता जाए, सूनी डाली बहुत सताए, पेड़ करें खुद को तैयार, कौन सी ऋतु का ये सार। तो पत्ते नहीं हैं, सारे पत्ते झड़ चुके हैं। इसी से रिलेटेड नाम भी है इस ऋतु का, पतझड़ ऋतु। झरोखे से पहले बच्चे जो कविता पाठ में पढ़ी उसे लिखा है मुकुंद पांडे ने। इनकी लिखी एक कविता है ग्रीष्म, उसी का एक अंश है यहाँ पर। बीते दिवस बसंत के, लगा ज्येष्ठ का मास, विश्व व्यस्त करने लगा रवि किरणों का त्रास, अवनी तापत से लगी जलने सभी हाल, जीव जंतु चर अचर सब हुए अमिल बेहाल, रवि मयूर के ताप से झुलस गए वन बाग, सूखे सरिता सरों नाले, कूप और तड़ाग, लगी आग पुर ग्राम में, चिंता बड़ी अपार, नर नारी व्याकुल बसे, बैस दैबुर दार। तो इस कविता का भावार्थ है, यह कविता ग्रीष्म ऋतु की कठोरता और उसकी तपस्या को दर्शाती है। कविता में बताया गया है कि गर्मियों की शुरुआत होते ही तेज धूप का प्रकोप बढ़ जाता है। सूर्य की किरणें इतनी तेज होती हैं कि पेड़ पौधे, जल स्रोत और जीव जंतु सभी प्रभावित होते हैं। तेज गर्मी के कारण नदियां, तालाब और कुएं सूखने लगते हैं, जिससे पानी की किल्लत भी बढ़ जाती है। गांव में भय और चिंता का माहौल छा जाता है, क्योंकि जल संकट और तपिश से जीवन कठिन हो जाता है। जंगलों के वृक्ष झुलस जाते हैं, जिससे पशु पक्षियों का आश्रय प्रभावित होता है। गर्मियों की वजह से चर अचर सभी जीव बेहाल हो जाते हैं और छांव की खोज में इधर उधर भटकते हैं। तो इस प्रकार से इस कविता में यह दिखाया गया है कि तेज गर्मी जीव जंतुओं, प्रकृति और मनुष्यों को किस प्रकार प्रभावित करती है। इस कविता पर आधारित कुछ और परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं। कविता का शीर्षक क्या है और इसके रचयिता कौन है। इसका उत्तर है यह कविता जो है मुकुटधर पांडे की लिखी हुई है और इसका शीर्षक वर्षा बहार है। कवि के अनुसार वर्षा बहार किसके मन को लुभा रही है, तो वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। वर्षा काल में आकाश में कौन कौन सी प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, तो कविता के अनुसार बिजली चमक रही है और बादल गरज रहे हैं। प्रश्न है पृथ्वी पर वर्षा ऋतु के क्या दृश्य दिखाई दे रहे हैं,
तो पृथ्वी पर पानी बरस रहा है और झरने बह रहे हैं। प्रश्न है वर्षा ऋतु में हवा कैसी चल रही है और उसका पेड़ों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसका उत्तर है हवा ठंडी चल रही है और पेड़ों की डालियां हवा के कारण हिल रही हैं। प्रश्न है बागों में कौन गीत गा रहा है। कविता के अनुसार बागों में मालिनी सुंदर गीत गा रही हैं। अगला प्रश्न, वर्षा ऋतु में वन में कौन नृत्य कर रहा है। तो वर्षा ऋतु में वन में मोर नृत्य कर रहे हैं। इसके बाद प्रश्न है गुलाब कैसा खिल रहा है और वह क्या कर रहा है। तो गुलाब बहुत सुंदर खिल रहा है और वह अपनी सुगंध उड़ा रहा है। प्रश्न है किसान वर्षा ऋतु में क्या गा रहे हैं। इसका उत्तर है किसान मनमोहक गीत इस वर्षा ऋतु में गा रहे हैं। प्रश्न कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों का वर्णन किया गया है। इसका उत्तर है नभ, बादल, बिजली, पानी, झरने, हवा, डालियाँ, बाग, जीव, जलचर, पपीहे, मोर, मेंढक, गुलाब, हंस, इनका जो है वर्णन इस कविता में हुआ है। इसके बाद प्रश्न वर्षा ऋतु को बहार क्यों कहा गया है। तो वर्षा ऋतु को बहार इसलिए कहा गया क्योंकि यह मौसम अपने साथ हरियाली, ठंडक, आनंद और नई ऊर्जा लेकर आता है, जिससे प्रकृति में चारों ओर खुशनुमा माहौल छा जाता है। इसके बाद प्रश्न सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। पंक्ति का गहरा अर्थ क्या है। इस पंक्ति का अर्थ है कि वर्षा ऋतु ही धरती पर जीवन और सौंदर्य का आधार है। बिना वर्षा के हरियाली, जल और जीव जंतुओं का अस्तित्व संभव नहीं है। अतः समस्त संसार की सुंदरता और खुशहाली वर्षा पर ही निर्भर करती है। इसके बाद प्रश्न वर्षा के समय झरनों का प्रवाह जो है कविता में किस तरह वर्णित है। इसका उत्तर है वर्षा के कारण झरनों का जल प्रवाह तेज हो जाता है, जिससे प्राकृतिक सुंदरता और बढ़ती है। प्रश्न वर्षा ऋतु में तालों में जलचर जीवों का व्यवहार कैसा रहता है। तो तालाबों में जो जीव हैं वो अत्यंत प्रसन्न होकर उन्मुक्त रूप से विचरण करने लगते हैं। प्रश्न मेंढक कैसे वर्षा ऋतु का स्वागत कर रहे हैं। तो कविता के अनुसार वे सुरीले गीत गाकर वर्षा ऋतु का आनंद बढ़ा रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हंसों का समूह कैसे दिखाया गया है। तो इसका उत्तर है वे कतार में चलते हुए सुंदरता का प्रतीक बन गए हैं। प्रश्न वर्षा के कारण आमोद का क्या तात्पर्य है। तो यह चारों ओर आनंद और खुशहाली लाने का प्रतीक है। कृषि के लिए वर्षा क्यों महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर है इससे किसानों की फसलें अच्छी होती हैं, जिससे समृद्धि बढ़ती है। प्रश्न कवि ने वर्षा को अनोखी क्यों कहा है। तो इसका उत्तर है क्योंकि यह धरती को हरित, सुंदर और जीवन से भर देती है। तो यह थी वीडियो जिसका शीर्षक था वर्षा बहार। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल ज्ञानदीप को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो आने वाले वीडियो उनके नोटिफिकेशन हैं वो आपको समय रहते मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।